साथियों, नमस्ते। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। साथियों, जैसा कि पता है समय हो चुका है और हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस टेस्ट सीरीज को हम बहुत ही फास्ट करने वाले हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ साथियों जो हमारा रिवीजन वो भी बना रहे। इस वजह से कहते सकते हैं ना, रिवीजन के साथ साथ ज़रूरी ये होता है कि हमारी जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी हमें देखकर चलना होगा। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं और हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो क्या आज का सेशन स्टार्ट करा जाए? बोलिए भाई, आज का सेशन स्टार्ट करा जाए? कहते हाँ मैम, स्टार्ट करा जाए। तो चलिए, पहला काम, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को अवश्य शेयर और लाइक करेंगे। पीहू, जियाराना, पूजा यादव, छवि, रूहानी, स्नेहा, सीमा, पंखुड़ी, अंजनी, रत्ना, चांदनी, अंशिका, पूजा। देखिए, सबसे पहला कहता है उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? अयोध्या कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, बाल कांड। तो यहाँ पर कहता है उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? उत्तर रामचरितमानस की बात कर रहा है तो याद रखिएगा उत्तर कांड की कथा वर्णित है। यह है, अगर बात करें तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में उत्तरकांड में उत्तर भाग का वर्णन है। उत्तर भाग का वर्णन है, यानी लंका पर विजय प्राप्त। लंका पर जब विजय प्राप्त हो गई थी, इसके बाद की कहानी का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर रामचरितम को लिखा किसने है? उत्तर रामचरितम को भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। और ये करुण प्रधान नाटक है। करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मित्र लाभ मनु लाभ संपदा। मित्र लाभ मनु लाभ संपदा किस ग्रंथ की सूक्ति है? देखिएगा, सूक्ति पूछा है। क्या पूछा? सूक्ति पूछा है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों यहाँ पर पूछा जाता मित्र लाभ किस तंत्र की, किसमें मित्र लाभ नाम का पूरा एक तंत्र है, पंचतंत्र में मित्र लाभ नाम का पूरा एक तंत्र है। तंत्र मतलब समझते हो, पूरा एक भाग है जिसमें मित्र लाभ का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है सूक्ति। क्या पूछ रहा है? सूक्ति। सूक्ति क्या है? मित्र लाभ मनु लाभ संपदा। यानी अगर मित्र मतलब मित्र होता है जिसको दोस्त कहते हैं। लाभ मनु लाभ, यानी अगर मानव को लाभ रूपी मित्र मिल जाए, अगर मनुष्य को लाभ, उसका लाभ क्या है? मनुष्य का लाभ उसका मित्र है कि अगर उसका मित्र सही है, अच्छा है, तो उसके लिए सभी संपदाएं लाभप्रद होती हैं। कैसी होती हैं? लाभप्रद होती है। मित्र लाभ मनु लाभ संपदा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? हितोपदेशा में ये सूक्ति वर्णित है। हितोपदेश को किसने लिखा है? नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? हितोपदेश चला जाएगा। हितोपदेश में हित के उपदेश हैं, इसमें पशु पक्षियों की कहानियां, पशु पक्षियों के साथ साथ अनेक लाभप्रद कहानियों का वर्णन है। अनेक लाभप्रद कहानियों का वर्णन है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? हितोपदेश चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उपमा अर्थ एवं पदों का लालित्य किस कवि के महाकाव्य में मिलता है? उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम औदंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी माघ के, अगर वैसे बात किया जाए तो उपमा कालिदास से
भारवी अर्थ गौरवम, दंडी पद लालित्यम, यानी दंडी के लिए पद लालित्य है। लेकिन माघ का पूछा जाए तो माघ में उपमा भी है और अर्थ गौरव भी है। और तीसरी की बात करें तो याद रखना पद लालित्य भी है, पद लालित्य भी है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों माघ का चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शिशुपाल बधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इसकी बात कर रहा है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम का मतलब है शिशुपाल का वध। शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ ने लिखा है। और शिशुपाल का ही अंत और आरंभ श्री से होता है, यानी श्री से ही इसका आरंभ भी होता है और श्री से ही इसका समापन भी होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रयात्मक। इसको क्या कहते हैं? त्रयात्मक। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रयात्मक काव्य बोलते हैं, श्रेयात्मक महाकाव्य बोलते हैं, क्योंकि इसका श्री से शुरुआत भी होती है और समापन भी हो जाता है। शिशुपाल वध को माघ ने लिखा है। इसमें 20 सर्ग हैं। क्या है? 20 सर्ग हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अभी हमने कल बताया था माघ को घंटा माघ की उपाधि मिली थी, यानी माघ को घंटा माघ के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है शिशुपाल बधम महाकाव्य का अंगी रस कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और शांत रस। तो देखिए यहाँ पर शांति का वर्णन था नहीं, हास्य का था नहीं। अब यहाँ पर शिशुपाल वध, यानी शिशुपाल क्या था? शिशुपाल साथियों एक दुष्ट आत्मा था। शिशुपाल एक तरह से हम कह सकते थे एक तरह से राक्षस था, जिसका वध किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। शिशुपाल वध में किसका वर्णन है? वध का वर्णन है, यानी हम कह सकते हैं वीरता का वर्णन। तभी तो वध राक्षसों का किया जाता है, वध राक्षसों का किया जाता है और हत्या पूर्ण आत्माओं की जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? वीर रस हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है, वी विकल्प राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए महाभारत, क्या पूछा जाए? महाभारत का अंगी रस कौन सा है? तो महाभारत का अंगी रस शांत रस है। अगर पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस कौन सा है? श्रृंगार है। अगला कहता है किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है? किरातार्जुनीयम सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आपको 3 बृहत त्रयी ग्रंथ बताए थे। बृहत त्रयी ग्रंथ में कितने आते हैं? 3 आते हैं, जिसकी ट्रिक है कि किसे किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम है। सी से शिशुपाल वधम है और न से नैषधीय चरितम, क्या नैषधीय चरितम है। किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वध 20, नैषधीय चरितम 22, नैषधीय चरितम 22। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि किरातार्जुनीयम को भारवी ने लिखा है, शिशुपाल वध को माघ ने लिखा है और नैषधीय चरितम को श्री हर्ष ने लिखा है। तो यहाँ पर कहता है किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है रामायण से संबद्ध नाटक नहीं है, रामायण से संबद्ध नाटक नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल, बेड़ी संगार। अब यहाँ पर प्रतिमा, जो प्रतिमा थी किसकी? अहिल्या की थी। अहिल्या की जो कहते हैं माटी की प्रतिमा थी, उसने अपना अवतार ले लिया था, तो उसका वर्णन है प्रतिमा नाटकम। अभिषेक, अभिषेक मतलब राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक का वर्णन था। यज्ञ फल, यज्ञ जो किया गया उसका फल, यानी इन तीनों को
रामायण से लिया गया है। लेकिन बेड़ी संगार की अगर बात करें, किसकी? बेड़ी संगार की बात करें तो बेड़ी संगार की जब बात की जाए तो बेड़ी का मतलब क्या होता है? चोटी, चोटी। और संघार का मतलब होता है सजाना। यानी यहाँ पर चोटी के सजाने का वर्णन है। किसका? चोटी के सजाने का वर्णन है। अब चोटी को कब सजाया गया था? जब द्रौपदी को सभा में बालों से खींचता हुआ लाया गया था, उस समय द्रौपदी ये कसम खाती हैं कि मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक इस दुष्ट को, जिसने मेरे बाल पकड़े हैं, बाल पकड़कर खींचकर मुझे सभा तक लाया है, मैं इसी के खून से अपने बालों को जिस दिन धोऊंगी उसी दिन मैं अपनी चोटी करूंगी। तो इसका वर्णन है बेड़ी संघार में। बेड़ी संघार में। तो ये जो है ना, ये मेरे साथियों महाभारत से लिया गया है। ये महाभारत से लिया गया है। कहते हैं दीर्घ स्वरा अस्ति, यानी आपसे पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है? आ है, रा है, री है या री है? तो यहाँ पर आ हस्व है, र हस्य है, री भी हस्व है। ये जो री है ना, वो री प्लस री से मिलकर बना है, इसीलिए आप देख रहे होगे इस तरह से री दिखाई दे रही है। और ये आपका, ये जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसका प्रयोग दीर्घ संधि में होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? सी विकल्प चला जाएगा। सी विकल्प चला जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते। कहता है अर्धस्वरा संति। अर्धस्वरा का मतलब होता है आधे स्वर, संति मतलब है। अब आपको बताना है अर्धस्वर कौन से होते हैं। तो अर्धस्वर में आते हैं या और वा। क्या आते हैं? या और वा आते हैं। इन या और वा को हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा। अच की अगर हम बात करें, अच में सभी स्वर आते हैं। विवृत की अगर हम बात करें, विवृत में स्वर आते हैं। स्पर्श में का से मा तक, का से मा तक। अगला कहता है मूर्धन्येषु अंतर भवति। मूर्धन्येषु का मतलब होता है मूर्धन्य के, अंतर भवति अंतर्गत होता है, मूर्धन्य के अंतर्गत होता है। हा, वा, या रा। जल्दी से बताइएगा मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आता है? फटाफट बताइएगा। कह रहे हैं 10 का ए हो जाएगा। कहते हैं अंजनी जी कहते हैं ऋतुर खाणाम मुर्दा हो जाएगा। चलिए भाई आपकी बात मान लेते हैं, ऋतुर खाणाम मुर्दा। हमारा एक साथी कह रहा है ऋतुर खाणाम मुर्दा हो जाएगा। तो देखिएगा ऋतुर खाणाम मुर्दा इसका सूत्र होता है जिसका री टू मतलब टावर्ग, रा और खा कितने आते हैं? तो रा भी होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर खा भी होगा। यानी ये दोनों ही आ जाएंगे, वह और या नहीं आएगा। इसमें दो ऑप्शन पड़े हैं, खा और रा। अब इनमें से हमारे कुछ साथी ये कहेंगे कि मैम टिक किस पर लगाएं? अरे मेरे साथियों, चाहे रा खा पे लगाओ चाहे रा पे लगाओ, दोनों में से आप किसी पर लगाओगे दोनों ही सही होंगे, क्योंकि ये तो सूत्र है ऋटुर खाना मुर्दा, और इसके तहत दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कादियो मावसाना वर्णा संति। कादियो, जब इसको अलग अलग करोगे तो पे क्या आएगा? का यो। कातियो मतलब का से लेकर माँ वसाना, माँ वसाना, माँ वसाना का मतलब माँ अवसान, मतलब माँ तक बसने वाले। का से लेकर और माँ तक बसने वाले जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। स्पर्शा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श वर्ण में
का से लेकर मा तक वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण में का से लेकर मा तक वर्ण आते हैं। अगला कहता है गिरिधरा कर्णाभ्याम बधिरा वाक्य में कौन सा पद तृतीया विभक्ति का होता है? गिरिधरा, कर्णाभ्याम, बधिरा या कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको याद रखना है एनांगकारा। इसका अर्थ क्या है? पहला एन, जिस अंग मतलब अंग में, जिस अंग में विकारा विकार हो, जिस अंग में विकार हो, कमी हो, उसी अंग में तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कहता है गिरिधरा, यानी गिरिधर मतलब गिरिधर, कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम मतलब कान से, बधिरा मतलब बहरा, यानी यहाँ पर कह रहा है कि बहरा है। कहाँ से? किस अंग से है? कान से बहरा है। किस अंग से बहरा है? कान से बहरा है। तो जो कर्णाभ्याम होगा, कर्णाभ्याम में क्या विभक्ति हो जाएगी? कर्णाभ्याम में क्या होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे लोग, हमारे कई साथी कहते हैं कर्णाभ्याम में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए कहता है ग्रामम अविता वनम अस्ति वाक्य में ग्रामम पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है अविता परिता क्षम्या निकषा आ प्रतियोगे अपि। अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे साथियों ये है कि अविता मतलब दोनों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर, समया का अर्थ होता है समीप, निकषा का अर्थ होता है निकट, हा का अर्थ होता है दुख। इनके योग में जहां पर ये शब्द आते हैं, तो जिससे ये शब्द जुड़े होते हैं, जिससे यह शब्द जुड़े हों उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए कहता है ग्रामम अभिता, यानी ग्रामम अभिता का मतलब गांव के दोनों ओर। तो अभिता जो है वो किससे जुड़ा है? ग्रामम से जुड़ा है। तो जो ग्रामम होगा उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी हो जाना है। फिर जिससे यह शब्द जुड़े होते हैं, जिसके पास में होते हैं, जिसके दोनों ओर होते हैं, जिसके चारों ओर होते हैं, है ना, जिसके लिए दुख होता है, तो उसमें ये द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहता है परिवारम पदे, देखिएगा पहला क्या लिखा है? कहता है परिवारम पदे अस्य ओदो सर्गस्य प्रयोगे जाता, यानी आपसे पूछ रहा है कि परिवारम पद में कौन सा उपसर्ग होगा। तो जो परिवार है उसमें दो पद हैं। पहला पद कौन सा है? परि है। दूसरा पद कौन सा है? वार है। तो उपसर्ग सदैव कहाँ आते हैं? उपसर्ग सदैव प्रारंभ में आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रारंभ में आते हैं। यहाँ प्रारंभ में क्या दिया है? परि, यानी परि जो है, परि मेरे साथियों उपसर्ग हो जाएगा, और जो बार है वह आपका मूल शब्द हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगर पूछा जाए उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा उपसर्ग की संख्या 22 होती है। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, परिवारम हो जाएगा। अगला कहता है गम धातु में उद उपसर्ग लगाने से, गम धातु है और लगाया क्या? उद। गम धातु में उद उपसर्ग लगने से क्या शब्द बनता है? अब देखिएगा जो गम है, गम के रूप गच्छ से भी चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा
सबसे पहले क्या आया है? अप। दूसरा आया है उप। तीसरा आया है उद और चौथा आया है अब। क्या कहता है? कहता है उद उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? उद उपसर्ग लगा है। तो उद उपसर्ग के योग से क्या बनता है? उद गच्छति। उद गच्छति का मतलब क्या है? ऊपर की ओर जाना। क्या है? ऊपर की ओर जाना। ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है? उद गच्छति कहलाता है। इसमें अगर देखा जाए तो उद हो जाएगा। वैसे उद नहीं होता है, होता तो उत है। क्या है? होता तो उत है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कहता है धनहीना में समास क्या होगा? धनहीना में समास क्या होगा? सबसे पहले अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है धनहीना। धनहीना, धनहीना का अर्थ क्या होता है? धन से हीन। क्या होता है? धन से हीन। अब धन से हीन यानी धन है ही नहीं। धन है ही नहीं तो यहाँ पर साथियों तृतीया विभक्ति चली जाएगी, धनेन हीना हो जाएगा। क्या होगा? धनेन हीना हो जाएगा और तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा, धनेन हीना हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? तत्पुरुष हो जाना है, डी हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व में दो बराबर के पद होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विकल्प आपका डी चला जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष हो जाएगा। अगला कहता है इदानीम, इस समय अव्यय कैसा है? जो इदानीम है वह अव्यय कैसा है ये आपको बताना है। सबसे पहला है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा प्रकीर्णक और मनोविकार। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपसे कह दिया है इदा, क्या कहा? इदानीम। इदानीम का मतलब क्या है? इस समय। इदानीम का मतलब क्या है? इस समय। अब यहाँ पर समय है। क्या है? समय है। तो समय को जो बताता है वह क्या होता है? कालवाचक हो जाता है। यानी यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, समय को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा इदानीम है, आद्य है, त्वा है, परहया है ना, परहया है, अधुना है। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी कालवाचक होते हैं, क्योंकि ये समय के विषय में बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है फल शब्द का फलाभ्याम विभक्ति होगा। तो देखिएगा, जो फल के रूप चलते हैं, पहले तो फल के रूप ध्यान दीजिएगा, प्रथमा और द्वितीय सेम रहते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी प्रथमा और द्वितीय में तो आते नहीं है। अब देखिएगा, फलेन फलाभ्याम फलई, यानी तृतीया में आता है फलेन फलाभ्याम फलई, तृतीया विभक्ति द्विवचन। जैसे रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, यानी इनके द्विवचन में तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी। इसलिए रामा रामो रामा रामम रामो रमा रामेण रामभ्याम रामई, रामा रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेश, हे रामो हे रामा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों के द्विवचन में, इन तीनों के द्विवचन में फलाभ्याम रूप आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख ले? कहते हैं नहीं है। किसमें नहीं होगा? तो द्वितीय विभक्ति में नहीं होगा, कि द्वितीय विभक्ति के रूप चलते हैं फलम फले फलानी। फलम फले फलानी ये चलते हैं प्रथमा में भी और यही चलते हैं द्वितीय में भी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाना है। क्या हो जाना है? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। चलिए, तो आप खामोशी पढ़ना बंद कर दो।
प्रतीक्षा। बच्चा देखिएगा, जैसे आप लोग ये कहते हो ये सेट करवा चुके हैं, बिल्कुल करवा चुके हैं। अब आप जैसे अभी हमारी ये गुड़िया कह रही है कि हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप बताइए 4 साल तैयारी कर रहे हो और 4 साल से हम यही तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन तो एकदम आ नहीं जाएंगे, एकदम प्रकट तो होते नहीं है। क्वेश्चन तो वही रहते हैं, सिर्फ उनका कुछ ना कुछ मैटर चेंज हो जाता है, कुछ आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला। कहते हैं अष्टाशीति को लिखेंगे। देखिए गिनतियां कितनी होती है, 100 होती हैं। अब 100 गिनतियां तो 3 महीने में खत्म हो जाएंगी, और होते कितने हैं? 4 साल। कहते हैं अष्टाशीति को लिखेंगे। अष्टाशीति को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा अष्ट धन अशीति। अष्ट किसे कहते हैं? 8 को कहते हैं। अशीति किसे कहते हैं? 80 को कहते हैं। दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? अष्टाशीति हो जाएगा। 88 को कहेंगे। विकल्प क्या जाएगा? ये चला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कहते कर्ता कारक में विभक्ति होती है। सभी लोग बताइएगा, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि जब तक सभी लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक साथ जब तक आप लोग मिलेंगे नहीं, कुछ कदम नहीं उठाएंगे, है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आगे आने वाले समय में 100% आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लास्ट तक, इसी महीने के लास्ट तक आने की उम्मीद है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके 2 बार इंडिकेशन जारी हो चुके हैं। अधिसूचना के 2 बार इंडिकेशन जारी हो चुके हैं। 100% मार्च लास्ट तक नोटिफिकेशन या कोई न्यूज ऐसी आ जाएगी कि इस हफ्ते में आने वाला है या आगे आने वाला है, क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा। कहता है कर्ता कारक में विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीया, पंचमी, संबोधन या द्वितीया। तो आपने ये पढ़ा है, कर्ता कारक जो होता है, कर्ता कारक में प्रथमा होती है, पढ़ा है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि संबोधन में भी मेरे साथियों प्रथमा विभक्ति होती है। तो ना तृतीया होगा, ना पंचमी होगी, ना द्वितीया होगा, क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। अगला कहता है अड़ प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। किसकी बात कर रहा है? अड़ प्रत्याहार की। अड़ प्रत्याहार की बात करें, आई उड़, ये हट जाएगा, का इति संज्ञा हो जाएगा। इसका इति संज्ञा हो जाएगा। आ ई उ, 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ भी विकल्प हो जाएगा। पूछा जाए कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। अगला कहता है अनुस्वार विधायक सूत्र है। यहाँ पर आपसे कहता है कि अनुस्वार विधायक सूत्र कौन सा है? सबसे पहले मुंह अनुस्वारा, ये तो 2 दिन पहले कराया था। खरिच, रोरी और इष्टुनाष्टु। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इसका ले लिया इष्टु, रोरी का ले लिया रलोप संधि, खरिच का ले लिया चर्तो संधि, और मुंह अनुस्वार का ले लिया अनुस्वार संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुस्वार विधायक सूत्र क्या है? मुंह अनुस्वारा, माँ का अनुस्वार हो जाना। किसका? माँ का अनुस्वार हो जाना मुंह अनुस्वारा कहलाता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इष्टुनाष्टु सूत्र के प्रयोग इसमें नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आंसर पाइएगा। कहता है इष्टुनाष्टु, और ये हमने बताया है, कहता है कि खा या टा वर्ग हो जाता है। कब? जब पीछे खा या टा वर्ग होता है। कहता है कि अगर यहाँ पर खा या टा वर्ग होगा, खा या टा वर्ग होगा, कब होगा? जब इस पद में खा या टा वर्ग होता है, तब होगा। अब यहाँ पर देखिएगा रामस सष्टा, यानी यहाँ पर सा हुआ होगा, कब जाए यहाँ पर खा होगा, यानी ये तो है। कहता है रामस ठीक थे, यानी यहाँ पर खा हुआ होगा, कब? जब यहाँ पर टा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर टा होगा
कब? जब यहाँ पर टा हुआ होगा, यानी ये भी क्या नहीं होगा? तल्लीन नहीं होगा। तल्लीन की बात करें तो ता के बाद अगर ला हो, ता के बाद अगर ला होता है तो ता का ला हो जाता है। क्या हो जाता है? ता का ला हो जाता है। इसी को कहते हैं तोरली संधि, या इसी को मेरे साथियों लट संधि कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रामे अपि में संधि कौन सी है? देखिएगा, हमने आपको बताया अगर ये निशान हमें कहीं भी मिल जाता है तो हम उसमें क्या कहेंगे? पूर्व रूप संधि कहेंगे। इस निशान को कहते क्या है? तो अवग्रह कहते हैं। किसके स्थान पर ये निशान होता है? आ के निशान पर होता है, आ की जगह होता है। देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा है ग्रामे अपि, ठीक है। तो जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो पहला पद हो जाएगा ग्रामे और दूसरा पद हो जाएगा अपि। क्या होगा? अपि होगा। यहाँ पर जो आ है उसका अवग्रह हो जाता है कब? जब पहले पद में ए या ओ, पहले पद में ए या ओ हो, उसका मेल जब आ से होता है तो यहाँ पर आ का अवग्रह हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि होती है। इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। सूत्र क्या होता है? एंग पदांता दति होता है। पूर्व रूप हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। विकल्प आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दीर्घ संधि का उदाहरण बताइएगा। रमेश, सदैव, शीशा या पावका। देखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकाश सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? आकाश सवर्णे दीर्घा। इसमें क्या आता है? बड़ा आय आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा और री आएगा। कहीं कहीं पर ला भी आ सकता है। तो देखिएगा, रमेश होगा, ठीक है। सदैव होगा, नहीं होगा। पावका होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा? श्री धन ईसा। श्री यानी लक्ष्मी। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी के कहते हैं लक्ष्मी, और ईसा कहते हैं प्रभु। लक्ष्मी के प्रभु कौन होते हैं? भगवान विष्णु होते हैं। इन्हीं को श्री ईसा कहा जाता है। विकल्प आपका सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पातुम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है पातुम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। अक्त्वा, सानच, तुमुन और सत्र। अक्त्वा जोड़ोगे तो त्वा शेष रहेगा। सानच जोड़ोगे तो मान जुड़ेगा। तुमुन जोड़ोगे तो तुम शेष रहेगा। सत्र जोड़ोगे तो अत, अन, अंति शेष रहेगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पा तुम। पातुम को देखा जाए, पा तो सभी में है, शेष क्या है? तुम कब शेष रहेगा? जब पा में तुमुन जोड़ा जाएगा, शी विकल्प हो जाएगा। तुम का अर्थ क्या होता है? तुम का अर्थ होता है के लिए, यानी तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? के लिए होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा। क्या जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही, सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लभ्या में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? लभ्या। ध्यान दीजिएगा, लभ्या में हम दो पार्ट देखते हैं। सबसे पहला है लब और दूसरा है या, यानी या प्रत्यय है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर अक्त्वा जोड़ेंगे तो त्वा शेष रहेगा। अक्त्वा जोड़ेंगे तो त्वा रहेगा। सानच जोड़ेंगे तो मान रहेगा। ल्यप जोड़ेंगे तो या रहेगा। यत जोड़ेंगे तो भी या रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है लब धन या तो दो में शेष रहता है,
ल्यप कब होगा? जब आगे उपसर्ग होगा। क्या भैया लब के आगे कुछ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। लब धन यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लब धन यत हो जाएगा। अगर पूछा जाए यत का सूत्र क्या होता है, कहता है अचो यत। क्या होता है? अचो यत। यानी जिन क्रियाओं के बाद में, जिन क्रियाओं के अंत में स्वर होता है उन्हीं में यत प्रत्यय जुड़ता है। उन्हीं में यत प्रत्यय जुड़ता है। यत प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। कहता है धीरतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्वा, तम, तर और तल। अगर तल जोड़ेंगे तो ता जुड़ेगा, तरप जोड़ेंगे तो तर जुड़ेगा, तमप जोड़ेंगे तो तम जुड़ेगा, त्वा जोड़ेंगे तो त्वा जुड़ेगा। लिखा क्या है? लिखा है धीर तम। यानी क्या जुड़ा है? तम। यानी धीर मतलब होता है धैर्यता को बताता है। यहाँ पर तमप प्रत्यय जोड़ा गया तभी तो तम जुड़ा है। दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? धीर तम हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाना है? वी विकल्प हो जाएगा। क्या जाएगा? वी विकल्प हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वी करेक्ट होगा, सभी का सही है। वी विकल्प आपका राइट होना है। अगला कहता है किस समास में उभय पद, उभय कहते हैं दोनों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु में, द्वंद्व में, तत्पुरुष में या कर्मधारय में? तो देखिएगा मेरे साथियों, कर्मधारय तत्पुरुष दोनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को कहते हैं उभय। यानी इसमें उभय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दो पद बराबर के होते हैं। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें, तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा, अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें विभक्ति चिन्ह लोप होते हैं और कर्मधारय में विशेषण विशेष से संबंध होता है। विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत अच्छे, कई लोगों के आंसर जा रहे हैं बी। वेरी गुड। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा जल्दी से। कहता है जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर होता है, जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर है, यानी जब स्वर अंत में होता है, जब स्वर अंत में होता है तो क्या बोलते हैं? स्वरांत बोलते हैं। जब स्वर अंत में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरांत बोलते हैं। बी विकल्प हो जाएगा। अगर व्यंजन अंत में हो तो व्यंजनांत होता है। जब विसर्ग अंत में हो तो विसर्गांत कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? बी विकल्प हो जाएगा कि जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर होता है स्वरांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वरांत कहलाते हैं। बी विकल्प आपका राइट होगा। तो साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।